रात के समय एक होटल के अंदर दो लड़के आते हैं और आने के बाद रिसेप्शन पर बैठी हुई 23 साल की जवान लड़की से कमरे के लिए पूछने लगते हैं। लड़की कहती है कि हाँ मिल जाएगा, और यहाँ पर वो लोग अपने जो पैसे वगैरह वो देकर उस कमरे की चाबी लेकर उस कमरे की तरफ चले जाते हैं। लेकिन तभी उन दोनों में से एक लड़का आवाज़ लगाता है रिसेप्शनिस्ट को और कहता है कि यहाँ पर बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। अब इस बात को सुनकर जो रिसेप्शनिस्ट होती है वह सीधा वहां पर जाती है, लेकिन जैसे ही रिसेप्शन वाली लड़की उस कमरे के अंदर घुसती है और बाथरूम में देखने लगती है तो तभी उन दोनों लड़कों में से एक लड़का दरवाजे को बंद कर देता है। क्या हुआ था उस कमरे के अंदर और क्यों उस लड़के ने ये बहाना करके उसे अंदर बुलाया था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो जीतू सुदेश चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में एक थाना लगता है, कोलार थाना, और उसी थाने के पास में एक जगह है 80 फुटा रोड। वहीं पर एक होटल होता है। उस होटल के अंदर ये घटना घटी जाती है। घटना की शुरुआत यहाँ से नहीं होती है, घटना की शुरुआत होती है कन्नौज से। कन्नौज के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर पति पत्नी और एक उनका बेटा है जिसका नाम होता है बिट्टू। पत्नी का नाम विनीता होता है जिसकी उम्र 36 साल है, और जो विनीता होती है वह अपने बेटे और पति के साथ रहा तो करती है, लेकिन जिंदगी जीने में उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। यानी कि यहाँ पर जो उसका पति होता है वह उसकी बहुत ज़्यादा केयर किया करता है और उसे कहीं भी बाहर कुछ भी सामान खरीदारी करने के लिए हो या कैसे भी बाहर नहीं जाने देता। कहता है कि देखो ज़माना बहुत ख़राब है और बाहर इधर उधर जाना ठीक नहीं है, घर पर रहो, बच्चे को पालो, मैं पैसा कमा कर लाता हूँ, उसी से हमारा गुजारा हो जाएगा। लेकिन जो विनीता होती है वो काफ़ी दिनों से इसी बात को सोच रही है और जब इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और उसके बाद वह अपने पति से झगड़ा करने लगती है। पति बार बार उसे समझाता है, कहता है देखो ऐसा मत करो, लेकिन पत्नी बार बार बेमतलब की ही बातों पर उससे झगड़ा कर दिया करती है। और जब एक दिन पति जो होता है वो पूछता है कि आखिर बात क्या है, तुम इस तरह से काफ़ी दिनों से बुरा व्यवहार क्यों कर रही हो, तो उसके बाद जो पत्नी होती है वो कहती देखो ये सब कुछ जो कुछ भी तुम कर रहे हो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहती हूँ, खुलकर एंजॉय करना चाहती हूँ और ऐसो आराम से जीना चाहती हूँ, लेकिन तुमने तो मुझे बंदी बना रखा है एक तरह से और घर के अंदर ही रखा करते हो। तो यहाँ पर जो पति होता है वो कहता है देखो बिल्कुल भी तुम बंदी नहीं हो, आराम से अगर तुम्हारा मन करे तो मेरे साथ रहो। अगर तुम्हें खुलकर रहना है, यानी कि जिस तरह से तुम रहना चाहती हो उस तरह से तुम्हें नहीं रख सकता, और फिर भी अगर तुम रहना चाहती हो तो तुम जहां चाहो वहां जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं होता। अब इस बात को सुनकर जो पत्नी विनीता होती है वो यही चाहती थी कि किसी भी तरह से एक बार पति से छुटकारा मिल जाए तो उसके बाद अपने जीवन को आराम से जीऊंगी, खुद मेहनत करके भले ही खाऊंगी, लेकिन ऐसो आराम से जिंदगी जीऊंगी, जहां चाहेगा वहां जाऊंगी, जैसा चाहेगा वैसा करूंगी, ऐसा वो सोच रही थी। तो ये तो उसे मुंह मांगी मुराद मिल गई थी और इसके बाद वो ऐसा ही करती है। अपने बेटे बिट्टू को लेकर उससे अलग हो जाती है और उसके बाद वहां से अपने बेटे बिट्टू को लेकर सीधा भोपाल के अंदर आकर एक किराए का कमरा लेकर वहां पर रहने लगती है। अब जो विनीता है वो बच्चे के साथ यहाँ पर तो रहने लगी थी, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि समाज में जिंदगी को जीने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और इसी वजह से जो विनीता होती है अब वह अपने लिए काम ढूंढने लगती है। दिन भर वह काम ढूंढा करती है और शाम के समय जब उसे काम नहीं मिला करता तो वह काफ़ी ज़्यादा परेशान तो हुआ करती है, लेकिन शायद उसे अजीब सी एक खुशी मिलती है कि ठीक है आज मैं अपनी मन की मालिक तो हूँ, जहाँ मन किया वहाँ जा सकती हूँ। ऐसा सोचकर वह खुश हो लिया करती है। लेकिन धीरे धीरे उसके जितने भी पैसे उसके पास थे वो सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और इसके बाद अब वह सच में ही परेशान होने लगती है। इसी दौरान एक दिन वह घूमती घूमती एक होटल पर जाती है, जो होटल एक व्यक्ति का था जिसका नाम था दीपक। अब जो दीपक होता है वह होटल पर बैठा हुआ था और उसी समय जो विनीता है वो वहां पर पहुंच जाती है। वहां पर जाने के बाद वह काम के लिए बात करती है तो जो विनीता होती है वो देखने में ठीक ठाक ही थी, यानी कि खूबसूरत थी, और इसी वजह से जो होटल मालिक होता है दीपक वह कहने लगता है कि हाँ देखो काम तो मिल जाएगा, लेकिन 12 घंटे का काम है और यहाँ पर रिसेप्शन को देखना होगा। जो भी ग्राहक आए उनको रेट बताना, रेट बताने के बाद उनकी आईडी प्रूफ वगैरह लेने हैं और उन्हें कमरा दे देना है। इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो विनीता होती है वो उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती है और कहती है कि ठीक है मैं आप कहो तो अभी से काम कर लेती हूँ। लेकिन जो होटल मालिक होता है वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, कल से काम कर लेना, और अगर तुम्हें एडवांस चाहिए तो एडवांस भी मैं तुम्हें दे दूंगा। ऐसा सुनकर यहाँ पर विनीता बड़ी खुश होती है और उसके बाद कुछ पैसे एडवांस लेकर वहाँ से अपने घर जाती है और उसके बाद अगले दिन से ही ड्यूटी पर आने लगती है।
यहाँ पर आकर वह ड्यूटी किया करती है और इसी बीच कभी कभी जो दीपक होता है वह भी होटल पर आ जाया करता और विनीता से बातचीत किया करता है, पूछा करता है कि कैसे हो, कहाँ रहा करती हो। तो यहाँ पर विनीता अपने बारे में सारा कुछ बता देती है, किस तरह से मैंने अपने पति को छोड़ दिया और उसके बाद अपने बेटे के साथ यहाँ पर किराए पर रहा करती हूँ। इसी बात को सुनकर यहाँ पर जो दीपक है उसने उसे कमरा दिया था, क्योंकि उसने आकर कहा था कि मेरे पास रहने के लायक भी पैसा नहीं है और कैसे भी करके मुझे नौकरी दे दो। तो उसके बाद दीपक को उस पर तरस आता है और वह उसे नौकरी दे देता है। तो यहाँ पर अब दीपक को उसके बारे में सारा कुछ पता चल जाता है और इसी बीच एक दिन शाम के समय जब रात के तकरीबन 8:30 बजे हुए थे, तो उसी दौरान यहाँ पर दीपक उसके पास बैठा था और वो उससे कहने लगता है कि आज तुम्हें 24 घंटे ड्यूटी करनी होगी। तो विनीता को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि कई बार दीपक जो है वो उसे 24 घंटे ड्यूटी के लिए बोल दिया करता है, क्योंकि जो रात के समय का रिसेप्शनिस्ट होता है वह आया नहीं करता है। तो इसी वजह से वो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। और इसके बाद जो दीपक होता है वहीं पर बैठकर उससे बातचीत करना लगता है। धीरे धीरे रात गहराती है और जैसे ही रात के लगभग 10:30 बजते हैं, तो उसी दौरान यहाँ पर जो दीपक होता है वह उससे कहने लगता है कि तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुमसे खूबसूरत लड़की कोई इस दुनिया में है ही नहीं। अब इस बात को सुनकर जो विनीता होती है वो मुस्कुराने लगती है और कहती है कि क्या मजाक कर रहे हो, आप ऐसी बातें भला क्यों कर रहे हो। तो उसके बाद जो दीपक है वो कहता है कि सच बोल रहा हूँ, सच में तुम खूबसूरत हो, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ अच्छा समय बिता सकता हूँ। अब इस बात को सुनकर विनीता थोड़ी देर तो कुछ सोचती है और कहने लगती है कि देखो, अपनी पत्नी के साथ अच्छा समय बिताओ, मेरे साथ बिताकर क्या करोगे, खामखाई तुम्हारा घर बिगड़ जाएगा। लेकिन तभी जो दीपक है वो कहने लगता है कि मेरी कोई शादी नहीं हुई तो पत्नी कहाँ से होगी, और पत्नी नहीं है तो उसके साथ अच्छा समय कैसे बिता सकता हूँ। तुम बताओ, अगर तुम राजी हो तो बता दो। अब इस बात को सुनकर जो विनीता होती है वह भी थोड़ी देर को सोचती है और सोचने के बाद उससे इस बात के लिए हामी भर लेती है। दोनों की तरफ से रजामंदी होती है, तो उसी होटल के कमरे में दोनों के दोनों जाते हैं और वहां पर एक दूसरे के साथ सब कुछ कर लेते हैं, जो शायद उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। इसके बाद वो सब कुछ जब एक बार हो जाता है तो वे सिलसिला रोज रोज का होने लगता है। दीपक होटल पर आया करता और यहाँ पर आने के बाद उसके साथ वो सब कुछ किया करता। इधर जो विनीता होती है, जब वह उसके साथ रिलेशन में आ जाता है तो वह भी उस पर अपना हक सा जमाने लगती है। छोटी छोटी बातों पर उसे डांट भी दिया करती और कहा करती है कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, और दीपक भी इन सभी बातों को धीरे धीरे सुनता रहता है। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ यहाँ पर जो लड़की होती है विनीता, उसका सारा हिसाब किताब को ज्यादा बढ़ जाता है और वह ज्यादा उसको डांटने फटकारने लगती है। जब दीपक ये देखता है कि वह तो उस पर एकदम से हुक्म सा चलाने लगती है और उसका टॉर्चर को ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उसके बाद वह उसे धमकाने लगता है। कहता है कि देखो, ये सब कुछ ठीक नहीं है, तुम यहाँ पर काम कर रही हो और काम करने का ये मतलब नहीं है कि तुम मुझसे ऐसे बात करोगी। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो लड़की होती है विनीता, वो कहने लगती है कि मतलब क्या है तुम्हारा, क्या मैं केवल यहाँ पर एक नौकरानी ही हूँ। तो वो कहता है कि हाँ, फिलहाल तो तुम यहाँ पर काम किया करती हो, तो मेरी एक कर्मचारी से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। इस तरह की बातें मुझसे ना ही करो तो ही अच्छा है। अब इस बात को सुनते ही विनीता एकदम से कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं काम पर नहीं आऊंगी, आज से अपने लिए कोई और नौकरानी ढूंढ लेना। ऐसा कहकर विनीता उसी समय वहां से चली जाती है और इसके बाद दीपक भी इससे छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि काफी दिन हो गए थे इसके साथ रहते रहते और अब उसे इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसी वजह से जब विनीता वहां से छोड़कर चली जाती है तो उसके बाद दीपक जो होता है अगले दिन एक और लड़की को नौकरी पर रख लेता है जिसकी उम्र 23 साल होती है और वह आकर वहां पर रिसेप्शन चलाने लगती है। यहाँ पर जो विनीता होती है वह अपने घर ही रहती है, लेकिन वह सोच रही थी कि कोई बात नहीं, अभी नाराज हो गया दोबारा से मुझे मना लेगा, क्योंकि आखिर उसे जाना ही कहाँ है, क्योंकि वह उस पर विश्वास करने लगी थी और वह समझती थी कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। ऐसा सोचकर वह घर पर बैठी रहती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे इन बातों को कुछ दिन बीतते हैं और विनीता को पता चलता है कि एक और लड़की को इसने अपने होटल पर रख लिया रिसेप्शनिस्ट के तौर पर, तो उसके बाद विनीता जो होती है उसके तन बदन में आग लग जाती है और उसके बाद वह उसके पास फोन भी करना चाहती दीपक के पास, लेकिन दीपक उसका फोन नहीं उठाता है, क्योंकि दीपक यहाँ से सीधा ग्वालियर चला गया था इस लड़की को रिसेप्शन पर बिठाने के बाद और वहीं पर रह रहा था। इसके बाद जो विनीता होती है उसे बड़ा ही गुस्सा आता है और इसी गुस्से के चलते वह अपने बेटे को एक बात बताती है और उसके बाद जो बेटा होता है वह भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। बेटा जो बिट्टू होता है वह अपने एक दोस्त के साथ उसी होटल में जाता है और वहां
पर जाने के बाद जो रिसेप्शनिस्ट होती है उससे कमरे के लिए कहने लगता है। अब रिसेप्शनिस्ट जब दो लड़कों को एक साथ देखती है तो उसके बाद सोचने लगती है कि दोनों एक साथ एक कमरे में क्या करेंगे, और यहाँ पर वह फिर सोचने लगती है कि हो सकता है मॉडर्न जमाना है, कुछ भी हो सकता है। तो इसी वजह से वह उनसे कुछ नहीं कहती है और उसके बाद कहती है कि ठीक है, मिल जाएगा, 1000 रुपये देने होंगे। तो उसके बाद दोनों लड़के 1000 रुपये देते हैं और उनको एक कमरे की चाबी दे दी जाती है। दोनों लड़के उस कमरे में जाते हैं, लेकिन कमरे में जाते ही उनमें से जो बिट्टू का दोस्त होता है वह बाहर आता है और कहता है कि मैडम देखो, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। अब इस बात को सुनकर जो नई लड़की रिसेप्शनिस्ट होती है वह सीधा बाथरूम में जाती है, लेकिन इतनी देर में जैसे वो कमरे के अंदर घुसती और बाथरूम की तरफ बढ़ रही थी, उसी समय यहाँ पर एक लड़का उस दरवाजे को बंद कर देता है। लड़की इस बात को देखकर एकदम से घबरा जाती है और उसके बाद कहने लगती है कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन वो दोनों के दोनों से पकड़ लेते हैं और उसके साथ गलत हरकतें करने लगते हैं। अब यहाँ पर ये लड़की चीखना चिल्लानी चाहती है, लेकिन वह उसका मुंह बंद कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ी देर में ये दरवाजा खटखटाया जाता है। अब जैसे दरवाजा खटखटाया जाता है तो यहाँ पर बिट्टू कहता है कि कौन है, तो बाहर से आवाज आती है कि मैं विनीता हूँ। इस बात को सुनकर जो बिट्टू का दोस्त होता है वह दरवाजा खोलता है और उसके बाद विनीता भी वहां पर आ जाती है। वहां पर आने के बाद वो उस लड़की को खरी खोटी सुनाने लगती है। कहती है कि तू यहाँ पर क्यों आई, तुझे क्या पता कि मैं उससे प्यार किया करती हूँ और अब तूने उसे अपने जाल में फंसा रखा है। इसके बाद जो लड़की होती है वह उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि मेरा और बॉस का ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, तो मैं खामखा ही कुछ शक हुआ होगा। लेकिन तभी यहाँ पर जो विनीता होती है वो कहने लगती है कि शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा और उसका ऐसा कुछ चल रहा होगा, क्योंकि मैं जानती हूं उसे कि वो कैसा इंसान है। इस बात को सुनकर वह बार बार कहने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो कहती है कि देखो वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है और तुम उसे फोन करो, मैं उससे बात करना चाहती हूं। लेकिन यहाँ पर जो लड़की होती है वह मना करने लगती है, कहती है कि नहीं, मैं उन्हें फोन नहीं कर सकती, मैं इस तरह से उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। इसके बाद यहाँ पर जो विनीता होती है वह अपने बेटे को इशारा करती है और वो तीनों के तीनों उसे वहां से एक स्कूटी पर बैठाते हैं और वहां से ले जाने लगते हैं। इधर यहाँ पर बिट्टू का जो दोस्त होता है वो उस कैमरे की जो रिकॉर्डिंग का डीवीआर होता है उसे भी उखाड़ ले गया था, और जैसे वो लोग स्कूटी पर बैठाकर उसे ले जा रहे थे जबरदस्ती, तो उसके बाद कुछ लोगों को ये बात महसूस हो जाती है और वो लोग पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस यहाँ पर आती है और आने के बाद जब जांच पड़ताल करती है उस कमरे की, तो वहां पर जाने के बाद तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और उसके बाद वे सीसीटीवी कैमरों को देखते हैं। इसके बाद जब कैमरों के डीवीआर को देखा जाता है तो डीवीआर भी यहां से गायब था। तो पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और उन्हें भी महसूस हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वह उस लड़की का नंबर निकालते हैं। मालिक को भी बताया जाता है, वह बताता है कि मैं तो फलानी जगह पर हूं, आ नहीं सकता, लेकिन मैं सुबह तक जरूर पहुंच जाऊंगा, आप लोग कैसे भी करके उसे ढूंढ कर निकालो कि वो कहां गई है। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वह सख्ती में आते हैं और उसका नंबर लेकर जो रिसेप्शनिस्ट होती है उसके नंबर पर फ़ोन करते हैं और कहने लगते हैं कि कहाँ हो तुम। लेकिन दूसरी तरफ से विनीता फ़ोन उठाती है और फ़ोन उठाने के बाद कहने लगती है कि हाँ ये ठीक है, कोई बात नहीं है, और ये पार्टी कर रहे हैं हम सभी लोग मिलकर। इस बात को सुनकर जो पुलिस वाले होते हैं वो कहने लगते हैं कि मेरी बात करवाओ, मुझसे बात करनी है मुझे। लेकिन तभी यहाँ पर विनीता मना करती है, कहती है कि नहीं वो बात नहीं करना चाहती। तभी यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वो ज़बरदस्ती उससे कहते हैं कि देखो हमें बात करनी होगी वरना बहुत बुरा हो जाएगा। इस बात को सुनकर वो कहती है कि ठीक है, वो मुझसे थोड़ी दूर है, मैं उससे आपकी बात करवा देती हूँ। ऐसा कहकर जो विनीता है वो थोड़ी देर में उस रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन दे देती है और रिसेप्शनिस्ट भी फ़ोन पर कहने लगती है कि हाँ साहब मैं ठीक हूँ और हम लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं। लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सा डर झलक रहा था और इस डर को पुलिस वाले भांप लेते हैं। जैसे पुलिस वाले इस डर को भांपते हैं तो उसके बाद फौरन से उसके नंबर की लोकेशन निकाली जाती है रिसेप्शनिस्ट की, और जैसे लोकेशन निकलती है तो वहाँ से पुलिस वाले जो होते हैं वो उस महिला विनीता और साथ में उसके बेटे दोनों को पकड़ लेते हैं। लेकिन उससे पहले ही जो उस लड़के का बिट्टू का दोस्त था वह यहाँ से फरार हो चुका था। उसके बाद पुलिस वाले जब रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हुआ, तो वह पहले तो मना करने लगती है। लेकिन जब पुलिस वाले कहते हैं कि देखो डरने की कोई बात नहीं है, हम है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो उसके बाद वह पूरी बात ये सब कुछ बता देती है और ये सारी कहानी वीडियो रिपोर्ट के हिसाब से ही तैयार की गई है। तो दोस्तों उसके बाद पुलिस वाले जो होते हैं विनीता को तो सलाखों के पीछे डाल देते हैं उचित मामला दर्ज करके, और 25 अप्रैल 2028 को ये सब कुछ केस खुलकर सामने आया था। लेकिन वहां पर जो उसका बेटा होता है उसे बाल सुधार गृह में डाला जाएगा क्योंकि अब वो नाबालिग था और उसका जो दोस्त होता है वह भी फिलहाल फरार है। अब आप लोगों में से कुछ लोगों का सवाल होगा कि अगर नाबालिग था तो होटल में कमरा कैसे मिल गया। तो यहाँ पर ढेर सारे अलग अलग तरीके हैं, जिनमें से कुछ ऐसे भी हैं कि आईडी में बदल दिया जाता है और
वैसे भी होटल में कमरा ही तो लेने गए थे, कुछ ऐसा वैसा थोड़ी ना कर रहे थे। तो ये हो सकता है उन्होंने आईडी वगैरह चेंज कर ली हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनको होटल में कमरा ऐसे ही मिल जाता होगा। बाकी जो कुछ भी है आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक लड़की के साथ एक लड़की ने ऐसा किया जो उसे शायद नहीं करना चाहिए था, और सबसे बड़ी गलती विनीता की ये थी कि उसने अपने पति को छोड़ा जो पति उसकी केयर किया करता था। अगर वह ऐसा नहीं करती तो शायद उसके साथ ऐसा वैसा कुछ ना होता और अपनी जिंदगी को वह आराम से जीती। अब भुगतो जो कुछ भी उसने किया था, सलाखों के पीछे रहकर अब आज़ादी से अपनी ज़िंदगी को जीना। इससे अच्छा तो वही चीज़ ठीक थी कि अपने पति के साथ रहती, उसकी बातों को सहन कर लेती, लेकिन उसने दूसरा रास्ता चूज़ किया और दूसरा रास्ता चूज़ करने की वजह से आज वो सलाखों के पीछे है। आपको जो कुछ भी कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की, जो हमारी वीडियोस पर बहुत अच्छे कमेंट भेजा करते हैं और जिनके कमेंट देखने के बाद हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला करता है। हमारे साथ हैं राम बहादुर थापा जी, जो कि नेपाल से हमारा वीडियो देखा करते हैं और हमारी ज़्यादातर वीडियो पर अपना सपोर्ट दिखाया करते हैं। तो राम बहादुर थापा जी आपका तहे दिल से धन्यवाद नेपाल से अपना प्यार हम पर बरसाने के लिए। उसके बाद नाम आता है दुर्योधन भाई जी का। दुर्योधन भाई जी हमारी ज़्यादातर वीडियोज़ पर अपना प्यार बिखेरा करते हैं। तो दुर्योधन भाई जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें इस लायक समझने के लिए। उसके बाद नाम आता है समाधान पाटिल जी का, जो कि जलगांव महाराष्ट्र से हमारा वीडियो देखा करते हैं और हमारी हर वीडियो पर अपने अच्छे कमेंट भेजा करते हैं, जिसे देखने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा करता है और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला करता है। तो समाधान पाटिल जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। उसके बाद नाम आता है हमारे साथ मुनमु श्रीवास्तव जी का। मुनमु श्रीवास्तव जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। सुजीत कुमार जी लिखते हैं कि नमस्कार भाई साहब, बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो, सुनकर समझने में सीखने में समझाने का और सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो सुजीत कुमार जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। राम गोसाई जी हैं, लिखते हैं कि भाई आदमी नहीं पैसा बोलता है और इज्जत भी आदमी की नहीं पैसे की होती है। तो राम गोसाई जी आप ठीक करे हो, लेकिन कुछ केस में ये चीज़ नहीं होती। जैसे कि आप देख लो, जो बड़े बड़े संत होते हैं, जैसे प्रेमानंद जी महाराज को ले लो, उनका तो पैसा भी नहीं है उनके पास और ना ही कोई ऐसा ओहदा है, लेकिन इंसान का कर्म भी होता है। उन्होंने अपना कर्म बनाया और उसके बाद उनकी इतनी इज्जत होती है जितनी शायद ही किसी की हो पाती होगी। उसके बाद हमारे साथ हैं रतनलाल शर्मा जी, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती हैं, सुनकर बहुत ही सराहनीय है जी। तो रतनलाल जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। राजेश सैनी जी हैं, सुपर कहानी है। राजेश सैनी जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। हाजी परल गोदरा जी हैं, फूल का स्टिकर भेजते हैं, तो हाजी परल गोदरा जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाले किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहे, हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।